हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और पिछले वीडियो से हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था कोल्ड वॉर मींस शीत युद्ध। और इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, उसके बारे में स्टडी की है, एक्सप्लेन किया है उसको। और जो कोल्ड वॉर है वो कब से स्टार्ट हुआ था उसके बारे में भी एक शॉर्ट जो डिस्कशन था वो हमने किया था। 1939 टू 1945 ये टाइम जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, दूसरा विश्व युद्ध। और जैसे ही ये एंड हुआ 1945 में, वैसे ही ये जो कोल्ड वॉर था वो स्टार्ट हो गया था। ये सारी बातें जो हैं वो हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें पीछे के वीडियो में मिलेंगी। आज हम उस पीछे या प्रीवियस वीडियो से आगे की जो इन्फॉर्मेशन है या जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट डेफिनेटली करें, वो हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं। और अच्छा इन्फॉर्मेशन और अच्छा नॉलेज जो है वो आप तक हम पहुंचा पाए उसके लिए वो एक टॉनिक का काम करते हैं, तो वो डेफिनेटली आप किया कीजिए। और वीडियो जो है वो पूरा देखा कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट देखने का कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट कर दिया है तो फिर उसको एंड कर दिया कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जो कोल्ड वॉर है उससे समझने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझ लेना जरूरी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो जो हुआ उसमें ये दो ग्रुप थे, एक एक्सिस पावर ध्रुवीय शक्तियां और एक था सहयोगी सेनाएं या मित्र देशों की सेनाएं। मित्र देश भी कह सकते हैं उनको, साथी देश भी कह सकते हैं। तो इन दो ग्रुप्स के बीच में ये जो वॉर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो लड़ा गया था। अब इसमें इन ग्रुप्स के अंदर जो मेन रोल था या जो मेन जिन्होंने भूमिका अलाइड जो फोर्सेस थी उसके अंदर एक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, एक सोवियत यूनियन, एक ब्रिटेन और फ्रांस। ये जो थे वो चारों मेजर कंट्रीज जो थे वो थे अलाइड फोर्सेस। एक्सिस पावर्स जो थी उनके ग्रुप को लीड कर रहा था जर्मनी, और इसका साथ दे रहे थे जो थे वो इटली और जापान। तो ये दो ग्रुप थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कंडक्ट करने में या उसको लड़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, अलाइड फोर्सेज और एक्सिस पावर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो जीता इन्होंने अलाइड फोर्सेज ने, और एक्सिस पावर्स जो थी वो उसमें उनको डिफीट को फेस करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। कब? जब ये जो जापान था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, अगस्त 1945 में इसके दो शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ड्रॉप किए यूएस ने, और उसी के साथ में जापान ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही वर्ल्ड वॉर जो था वो ओवर हो गया था, फिनिश हो गया था। तो इनकी डिफीट, इनकी विक्ट्री। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूएस और सोवियत यूनियन ये दोनों साथ साथ एक ही ग्रुप में एक ही साइड से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो था वो एंड हुआ, वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। और कोल्ड वॉर हुआ किसके बीच में? यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। मतलब जो दो मेजर कंट्रीज या जो दो सुपर पावर्स 1945 तक एक साथ लड़ रहे थे, एक ही ग्रुप में लड़ रहे थे, 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एंड होते ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, फेस टू फेस हो गए। डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं हुए, क्योंकि दोनों की जो कैपेबिलिटीज या जो दोनों की पावर्स थी वो ऑलमोस्ट मैच करती थी एक दूसरे को। सबसे ज्यादा जो पावर जो मैच करती थी वो थी इनकी न्यूक्लियर पावर। दोनों के पास में न्यूक्लियर जो इनका स्टोरेज था या न्यूक्लियर बॉम्ब का जो स्टोरेज था, न्यूक्लियर वेपन्स जो थे वो इक्वलाइज करते थे एक दूसरे को। तो वो सबसे बड़ा फैक्टर था कि दोनों कभी भी डायरेक्ट क्लेश नहीं किया इन्होंने ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान। लेकिन चाहते दोनों यही थे कि दोनों जो है वो वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा जो वर्ल्ड का हिस्सा है, पार्ट है या कंट्रीज हैं, उनके ऊपर इनमें से इनका इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द पार्ट पर हो। इसके लिए इन्होंने फिर से
पहले दोनों एक ही ग्रुप में थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड होने के बाद में दोनों ने अपना अपना अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू किया, और उसकी शुरुआत उन्होंने की यूरोप से। कहां से की? यूरोप से की। तो यूरोप जो था वो उसको टू पार्ट्स, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप। अब जो जिस साइड के जो देश नेबरिंग कंट्रीज थे दोनों के, वो दोनों के ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए, ज्वाइन हो गए। किस कंडीशन पे? फैक्टर जो समझना है ना कि किसी दूसरे कंट्री को, जैसे मान लीजिए सोवियत यूनियन के साथ में वो पार्टिसिपेट कर रहा है या इसके ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है, तो उस कंट्री को क्या मिलेगा उससे, या उसका क्या बेनिफिट होगा? तो क्योंकि दोनों सुपर पावर्स है, यूएस भी सुपर पावर था, सोवियत यूनियन भी सुपर पावर था, तो ये जो छोटे कंट्रीज थे उनको ये भरोसा दिलाते थे, अश्योर करते थे कि वो उनको मिलिट्री एड भी देंगे, मतलब सैन्य सहायता भी करेंगे, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल जो एड है या हेल्प जो है वो भी उस कंट्री को देंगे। किसी भी टफ सिचुएशन में मिलिट्री एक्शन में वो हेल्प करेंगे, और उसकी, उस नेशन की या उस कंट्री की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, मतलब उसका डेवलपमेंट जो है उसको करने में भी ये अपनी जो हेल्प है वो उसको प्रदान करेंगे, देंगे। उस बेसिस पे इन्होंने देशों को अपनी साइड में, अपने ग्रुप में इंक्लूड करना शुरू किया। वहां तक ठीक बात है, लेकिन जैसे ही एक को दूसरे से कोई भी डेंजर लगता कि यदि इस देश पे, जैसे मान लीजिए यूएस को लगता कि सोवियत यूनियन जो है वो यदि उसके नेबरिंग कंट्री में किसी में उसको अपने ग्रुप में इंक्लूड कर लेगा तो उसकी जो फ्रीडम है उसको नुकसान होगा या उसके ऊपर डेंजर आएगा, तो फिर वो इनडायरेक्टली एक युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच जाते थे। अब यदि हम इससे थोड़ा सा आगे की बात करें, तो एक जैसे अपन ग्राफ बनाए कि कोल्ड वॉर का ग्राफ क्या है, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए 1945 यहाँ से कोल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ, फिर अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा और फिर डाउनवर्ड्स चला गया, मतलब एंडिंग की तरफ चला गया, और इस पॉइंट पे आके वो एंड हो गया 1991 में। 1945 से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड होने के बाद में, और 1991 में एंड हो गया। ये इसका पीक पॉइंट है, और वो पीक पॉइंट आया था इन द ईयर ऑफ 1961 टू 1962। आई बात समझ में? और ये जो था, ये जो ईयर है जहां पे एक बार के लिए ऐसा लगा था सभी कंट्रीज को, वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे, कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होना डेफिनेट है, तय हो गया है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन हुआ नहीं, थैंक गॉड। तो ये कोल्ड वॉर का हाईएस्ट पीक माना जाता है, और उस पीक को कहते हैं, ईयर तो ये है 1961 टू 1962, लेकिन जो वो इंसिडेंट था उसको कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। हाँ, तो पहला तो आप ये समझिए, क्यूबा ये एक देश है, कंट्री है, और ये कैरेबियन सी का एक छोटा सा देश है। कैरेबियन सागर जो है उसका एक छोटा सा देश है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो वहां पे ये सिचुएटेड है। और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वो कोल्ड वॉर का हाईएस्ट पीक माना जाता है। सबसे जब ऐसा लगा था कि जो रिटेलिएशन है एक दूसरे सुपर पावर की तरफ से वो बहुत ही खतरनाक या डेंजरस लेवल पे होगा, और एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर होगा थर्ड, लेकिन वो हुआ नहीं। किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया, और दोनों जो है वो जो सुपर पावर्स थी वो शांत हो गई, काम हो गई। तो एक्चुअली ये क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस है वो है क्या? अब वो ये है कि ये जो क्यूबा है ये है तो कैरेबियन सी में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। अब रसिया जो है, आप जानते हैं कि ये जो कोल्ड वॉर जो है वो दो आइडियोलॉजीज का जो कन्फ्रंटेशन है वो है, राइवलरीज दो आइडियोलॉजीज की है, और वो आइडियोलॉजी जो है वो कौन कौन सी है वो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। तो ये जो आइडियोलॉजी जो थी वो एक कैपिटलिज्म है, दूसरा कम्युनिज्म है। ये पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये पूंजीवाद है और ये साम्यवाद है, ठीक है। अब ये जो दोनों आइडियोलॉजी, ये विचारधाराएं हैं, यूएस जो है वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, और यूएसएसआर इनडायरेक्टली रसिया वो कम्युनिज्म को प्रमोट करता है।
तो इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज की राइवलरी थी वही एक तरह से क्या कहलाता है, कोल्ड वॉर कहलाता है। ठीक है, तो यदि हमसे ये पूछा जाता है कि कोल्ड वॉर क्या है, तो हमारा आंसर होगा द कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। ये है हमारा कोल्ड वॉर। इन दो विचारधाराओं के बीच का जो भी टकराव, जो भी द्वंद्व या अंतर्द्वंद जो भी था, वो क्या कहलाता है, कोल्ड वॉर कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है यूएस या यूएसए, और कम्युनिज्म को प्रमोट करता है यूएसएसआर या इनडायरेक्टली रसिया। तो ये जो आइडियोलॉजीज डिफरेंसेस थे, विचारधाराओं का जो मतभेद था, उसने क्या किया, ये जो क्यूबा है इसके ऊपर कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी वो एस्टेब्लिश थी। कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी सरकार थी वो वहां पे क्यूबा में थी। और इन द ईयर ऑफ 1961 यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उनको लगा कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पे अटैक करेगा। ऐसा केवल उनका मानना था। अब आप वो कंफ्यूजन हुआ उनको या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी हुआ, लेकिन ये जो यूएसएसआर के जो लीडर्स थे उनको ऐसा लगा कि अमेरिका जो है, यूएसए जो है वो क्यूबा पे अटैक करेगा। और वहां के जो प्रेसिडेंट थे फिदेल कास्ट्रो, उस समय वहां के प्रेसिडेंट जो थे वो थे फिदेल कास्ट्रो, और गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, मार्क्सवादी सरकार थी। तो वो वहां पे अटैक करके फिदेल कास्ट्रो जो कि प्रेसिडेंट थे उनको वहां से उनके पद से हटा देंगे, ऐसा यूएसएसआर के लीडर्स को लगा। तो उन्होंने क्या किया फिर 1962 में अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थी वो कहां पे एस्टेब्लिश कर दी, क्यूबा के अंदर एस्टेब्लिश कर दी। कि आओ देखते हैं इसमें कितना है दम। उनको ऐसा डर था, ऐसा उनका प्रेडिक्शन था कि यूएसए अटैक करेगा। अटैक से बचने का जो सबसे बेटर उनको ये लगा वो था न्यूक्लियर वेपन, और वो सब उन्होंने कहां पे एस्टेब्लिश कर दिए, क्यूबा के अंदर। कुछ दिनों बाद में जब इसको इन जनाब को पता चला कि यूएसएसआर ने वो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो क्यूबा के अंदर एस्टेब्लिश कर दी हैं, तो फिर ईगो इसका भी हर्ट हुआ, क्योंकि सुपर पावर तो ये भी था ही। तो ईगो जब हर्ट हुआ तो इसने क्या किया, उस समय इसके जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के वो थे जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के जो थे वो थे निकिता क्रुश्चेव। अमेरिका के प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी, और यूएसएसआर के जो मेन लीडर थे वो थे निकिता खुसरेव। तो मिसाइल को लॉन्च करने का या एस्टैब्लिश करने का निर्णय था निकिता खुसरेव का। और जब इसको पता चला, इन भाई साहब को पता चला, जॉन एफ कैनेडी को, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो यूएसए के वॉरशिप थे, युद्धपोत नेवी के, उनको ये ऑर्डर दिया कि वहां से यूएसएसआर का कोई भी जो वॉरशिप है या शिप जो है वो जाना नहीं चाहिए क्यूबा की तरफ। इंटरसेप्ट करने के लिए कह दिया गया कि रशियन या जो यूएसएसआर के जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जाए, उनका रास्ता रोका जाए। और जैसे ये हुआ, क्योंकि ये तो फुल अपनी प्रिपरेशन में था यूएसएसआर तो, और जब ये भी मतलब रोल में आ गया, वॉर वाली रोल में, तो फिर उस समय 1962 में वो सिचुएशन बन गई थी कि अब जब दो महाशक्तियां टकराएंगे तो एक बार फिर से वही होगा। क्योंकि ये तो थे मैन, यूएसए और यूएसएसआर, इनके जो ग्रुप के जो छोटे कंट्रीज थे, अब जब दोनों बड़े वाले लड़ेंगे तो वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे पीछे पीछे, तो फिर वर्ल्ड वॉर होना डेफिनेट था। तो ये हाईएस्ट पीक था उस समय कोल्ड वॉर का, कि दोनों वॉर सिचुएशन में पहुंच गए थे। लेकिन फिर किसी तरीके से समझा बुझा कर शांत किया गया, और जो वर्ल्ड वॉर थर्ड वाली सिचुएशन थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता था। अब वो कारण क्या थे उस वर्ल्ड वॉर थर्ड नहीं होने के या तीसरे विश्व युद्ध के नहीं होने के, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हाईएस्ट पॉइंट था उस ग्राफ का जो अभी हमने देखा था बनाकर। वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 1945 में, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा 1962 में, और फिर इसके बाद में डाउनवर्ड्स होना शुरू हो गया और 1991 में जाकर एंड हो गया। तो ये इसकी सीरीज है, यहाँ से 1945 से चला 1962 में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। और जब कोई चीज़ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है तो फिर उसका
पतन होना शुरू हो जाता है, डाउनवर्ड चलना शुरू कर देती है। इस कोल्ड वॉर का भी ऐसा ही हुआ और 1991 में आकर जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। वर्ल्ड वॉर, सॉरी, कोल्ड वॉर जो था वो ओवर हो गया, अंत हो गया। तो इससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन? आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो पॉलिटिकल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।